इंडिया की इकोनॉमी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडियाज ग्रोथ टू रिमेन रिजिलियंट डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस। सोशल मीडिया एक आया है। अब एक रवाज है फेक न्यूज का, एक रवाज है रूमर्स का, एक और चीजें हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि असल इंफॉर्मेशन कहां से लें हम। और ये बताया गया है कि इंडिया वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द फिस्कल ईयर 2022-23 एट 7.2% ग्रोथ। डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। मोदी साहब की तो बीवी को नहीं, तो इमरान खान साहब की जो भी बीवी रही है, या वो बहुत अमीर तरीन रही है, तो या फिर उसके पास जिन हुए, वो जिनों से पैसे बनाती थी। जिन वाली मशीन रखी है इसी तरह। इस पर बहुत ज़्यादा बात भी की गई। उसमें अगर हम उनके कुछ पॉलिसीज़ की बात करें तो देखिए, एक तो ये कि उनकी ट्रेड पूरी दुनिया से जिस बड़े पैमाने पर हो रही है और उन्होंने अपने वसाइल का इस्तेमाल जिस तरीके से किया, मतलब कि वो तो तारीफ़ें पे तारीफ़ें होती हैं। और इंडिया की जो हुकूमत ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ रखी हैं, भाई कमाल। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। इस टाइम भारत की इकोनॉमी 7 पॉइंट कुछ से ग्रो हो रही है। और भारत की इकोनॉमी जब ग्रो हुई है, जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम बहुत से देशों की इकोनॉमी ठप हो चुकी थी, पर पाकिस्तान का इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। आप देखिए, इंडिया की इकोनॉमी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडियाज ग्रोथ टू रिमेन रिजिलियंट डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इंडिया की ये कमाल की बात रही है कि जिस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही थी और इतने बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे दुनिया को, तो उस वक्त जहां तमाम लीडर्स सर जोड़ के बैठे हुए थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज ढेर हो गई थी ज़मीन पर, उस वक्त भी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसने अपनी ग्रोथ को कम नहीं होने दिया और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही रही दुनिया की। और इस पे उन्होंने जो बताया है वो ये कहा है कि जो इंडिया है उसने कंटिन्यू किया है टू शो रेजिलियंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ए चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। और ये बताया गया है कि इंडिया वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द फिस्कल ईयर 2022-23 एट 7.2% ग्रोथ। अब ये 7.2% ग्रोथ है, लेकिन हमने दरमियान में ऐसी खबरें भी आई थी कि ये जो ग्रोथ थी ये 7.6% तक भी गई थी। अच्छा, India's growth rate was the second highest among G20 countries and almost twice the average for emerging market economies. अच्छा, इसमें जो resilience है इनकी और जो किया गया है उसमें कहा गया कि strong public infrastructure investment and strengthening the fiscal sector, financial sector. तो यानी ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो बड़े कमाल की रही और इसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बहुत स्ट्रेंथन किया गया और बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज टू 15.8% इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2023-24 compared to 13.3% in the first quarter of 22-23। तो यानी जो आप कह सकते हैं बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो भी वो कुछ परसेंट ऊपर ले आए थे, वो भी ज़्यादा हो गया था। फिर उसमें उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ है वो इज़ ऑल्सो सेट टू स्लो डाउन ओवर द मीडियम टर्म अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ द, यानी जो हो रहा है तो आगे जब वो बताते हैं कि अगला साल, तो उसके ऊपर जब वो ग्रोथ बता रहे हैं तो वो इंडिया की ग्रोथ बता रहे हैं उनके मुताबिक 6.3% होगी। और उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि क्लाइमेट चेंज और बहुत से जो चैलेंजेस हैं और दुनिया को जो है वार्न किया जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जिस बिना पर दुनिया की इकोनॉमीज़ जो मज़ीद बहुत ज़्यादा कम हो जाएं, जबकि इंडिया की वो कह रहे हैं कि इतने परसेंट हो सकता है कि रहे। अच्छा, ग्रोथ ऑफ 7.4%। इसमें एक और बात कि सर्विस सेक्टर जो है उस पर उन्होंने कहा है सर्विस सेक्टर एक्टिविटी इज़ expected to remain strong with growth of 7.4% and investment growth is also projected to remain at 8.9%। ये वाले सेक्टर्स उन्होंने फिर भी कहे हैं कि ये कमाल के रहेंगे। तो अगर हम इसका मेन एक क्रक्स देख लें कि ये जो इंडिया के ऊपर उन्होंने तज्जिया पेश किया, उन्होंने कहा है कि भाई तुसी तो निकल गए आगे, बाकी सब जो हैं वो रह गए हैं और सब ज़मीन पर आ गए अपनी इकोनॉमीज़ पर, लेकिन इसमें जो है वो इंडिया पीछे नहीं हटा। और कमाल की उनकी स्ट्रेटजीज़ रहीं, पॉलिसीज़ रहीं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को नीचे नहीं जाने दिया और वो ग्रोइंग करती हुई इकोनॉमी ही नज़र आ रही है अभी तक। अच्छा, अब इसमें बड़ी बात ये देखें, ग्रो तो काफ़ी अरसे से कर रही है, लेकिन जो मेन इसका पॉइंट है ना देखने वाला, जो बड़ी बात वो ये है कि जहाँ सारी इकोनॉमीज़ मुश्किल में थी तो ज़ाहिर है कि हालात तो इंडिया के लिए भी वही थे, लेकिन उसने उसकी जो स्ट्रेटजी रही उसने अपने आप को उस पर करके दिखाया। सब
सबके सामने कि तुम लोग जो है वो डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन हम नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा बात भी की गई। उसमें अगर हम उनके कुछ पॉलिसीज़ की बात करें तो देखिए, एक तो ये कि उनकी ट्रेड पूरी दुनिया से जिस बड़े पैमाने पर हो रही है और उन्होंने अपने वसाइल का इस्तेमाल जिस तरीके से किया, मतलब कि वो तो तारीफ़ें पे तारीफ़ें होती हैं। और इंडिया की जो हुकूमत ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ रखी हैं, भाई कमाल की बात है। और ये देखें कि जो दुश्मन कंट्रीज़ कहे जाते हैं उनके, चाइना के साथ कितनी बड़ी उनकी ट्रेड, चाइना को ये कहना पड़ा कई मरतबा पाए नहीं, ट्रेड की तरफ जो है तो सीना आना, ऐसा अनुकरण दो। बल्कि नाराज़गी का इजहार किया गया। हमने आपके सामने ये वाली खबरें भी जमाई कि जनाब चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि आप ये ना करें, हमारे सेमी कंडक्टर जो इस तरह की जब भी बातें, पर ये ना करें। अच्छा, फिर ये भी हुआ कि वो छीन के ले गए, यानी वो कहते हैं ना शेर के मुंह से नवाला छीन कर ले जाना। तो इंडिया ने इसी तरीके से आईफोन से लेकर और कई एक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि चाइना से बिजनेस उनके मुंह से छीन कर ले गए अपने मुल्क में। सोशल मीडिया एक आया है, अब एक रवाज है फेक न्यूज का, एक रवाज है रूमर्स का, एक और चीजें हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि असल इंफॉर्मेशन कहां से लें, हम फैक्ट किधर पे जाए, कहां से जाए। और दूसरी एक बात यह है कि जब जमहूरियत में आप किसी को पिक कर लेते हैं एज अ लीडर, हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब इसको ही नीड टू बिहेव लाइक एन एंजल्स, ये गलती तो कर ही नहीं सकता, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही नहीं सकता, इसका जो लड़का है वो भी इस तरह बिहेव करे, इसकी लड़की भी मॉडल बन जाए, इसकी बीवी भी मॉडल बन जाए। हालांकि दिस इज नॉट हाउ। सिर्फ जमहूरियत में उस चीज को देखा जाए कि इफ ही इज अब्यूजिंग द पावर और इफ इज अब्यूजिंग द पब्लिक फंड्स, उसकी पर्सनल लाइफ इज अ पर्सनल लाइफ, वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। लेकिन अब देखें इसमें मैं जिस तरह अगर मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ सबसे बड़ा मेरा आर्गुमेंट यही है कि डेमोक्रेसी इज अ फिक्शन एट द सेम टाइम। ये कभी भी एक परफेक्शन इसमें आ ही नहीं सकती, ना कभी माजी में थी, ना आगे फ्यूचर में होगी। उसकी वजह यह है कि अब मैं छोटी सी एक मिसाल लेता हूं, अमेरिका के अंदर इस वक्त कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर खर्चा उसका आता है। वो कहां से आता है? जो लोग स्पेशल इंटरेस्ट वाले उसको पैसा देते हैं, वो उसी बेस पे इलेक्शन लड़ता है। और इसी वजह से ना कभी टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे कांग्रेसमैन बन सका है, ना कभी मैकडॉनल्ड का मैनेजर यहाँ कांग्रेसमैन ना बन सकता है, ना बनेगा। तो फिर ये रिच मैन्स क्लब है, अमीर लोग एक दूसरे का इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। maybe we are going through, maybe this is another form of reforms, हो सकता है। मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता था कि there must be another better way of government in the middle of socialism, communism and democracy. I'm not sure what is happening, but where we are heading. But right now, if you personally ask me, democracy is in decline. लेकिन तार साहब देखें, इंडिया में मोदी साहब और पाकिस्तान में इमरान खान साहब दोनों वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, दोनों का कोई कारोबार नहीं है। दोनों जो है ना वो वज़ारत-ए-उज़्मा के नशे जो है उन्होंने लिए हैं और वो तो वज़ारत-ए-आला के। सो आप ये कह लें कि ठीक है ये रिच मैन्स क्लब, वो आपकी बात बिल्कुल आपने बात सही है। इलेक्शन लड़ने के लिए यू नीड, वहाँ पे पूरी दुनिया में ऐसे है, अमेरिका में ऐसे है, पाकिस्तान में भी ऐसे नहीं, है, उसमें यहाँ थोड़ा सा झूठ बोला जाता है। एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। मोदी साहब की तो बीवी को नहीं, तो इमरान खान साहब की जो भी बीवी रही है, या वो बहुत अमीर तरीन रही है, तो या फिर उसके पास जिन हुए, वो जिनों से पैसे बनाती रही। और जिन्हां वाली मशीन रखी सी